बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुके हैं। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया वो सेफली लैंड कर चुकी है और यहाँ से खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शेख हसीना जो है लंदन जाएंगी और वहां पर जो है जाइलम अप्लाई करेंगी। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं का, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट होता है, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी तहरीरें चलती है, जैसे जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी को भी शेख हसीना ने हालात के देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन से पहले। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत तवील एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता है और बीएसएफ ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो खास तौर पे अपना ख्याल रखे, घरों से बाहर ना आ जाए। तो एक छोटा सा मसला था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि यार सरकारी जो कोटा सिस्टम है उनका उसको दोबारा बहाल किया जाए, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। वो जो उनका जो सिस्टम था, एक छोटी सी बात थी, उसको इतनी हाइप दी गई और लोगों को रोड्स पे लेके आए, ज्यादा लोगों की जाने गई। आप 100 कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली अभी 300 लोग अभी सुन के आ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिसार्ड हुआ इस चीज को। छोटे से आपकी बात बिल्कुल ठीक, और मैं ठीक है कहूंगा, आपके साथ एग्री करना चाहूंगा इस बात को, अभी कंफर्म नहीं है कि उनकी जो हालात खराब है इस टाइम, जो कंडीशन चल रही है, इसमें अमेरिका और चाइना जैसे जो आप इन्वॉल्वेशन कह रहे हैं लोग वो होंगे ना। वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उन्होंने अर्जेंटली अपना रिजाइन किया और फ्लाई करके वो, क्योंकि इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे, बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें जी। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाले और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी, लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैक थे, उसके बाद अलग होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है, तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। वो सबसे मेन वजह ये है कि वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रजा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो भी फ्ली करके वेस्ट में चले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सुकून से इस पे ना डिटेल में बात करने का मौका देना है। मैं चलता हूँ थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के ऊपर। जब ये स्टार्ट होता है तो ये मसला बनता है एक केस से, और केस होता है कि जी कोटा, एक होता है फ्रीडम फाइटर का कोटा और एक उनको बोलते हैं कि ये रजाकार थे। ठीक हो गया जी। अब वो क्या है कि फ्रीडम फाइटर के कोटे में इतने लोगों के लिए जॉब्स रखी जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सरवाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी, 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया गया। फिर थोड़े से स्टूडेंट्स निकले, ठीक है, निकलने के बाद फिर मामला थोड़े से और बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए। अब यहाँ पे हसीना वाजिद जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 20 साल से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। तो वो जब और ज्यादा बढ़ने लगे तो उनके ऊपर वो जो है वो शेलिंग करवा दी, उनके ऊपर थोड़े बहुत उनको स्टेट फायर करवा दिए, डंडे मरवा दिए। अब ये चीज
स्टूडेंट से होती हुई जाती गई सिविलियंस के अंदर। थे, लेकिन कल बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट ऐसी नोयत पे पहुंच के कि उनके आर्मी चीफ ने उनकी प्राइम मिनिस्टर को वहां पे वार्न किया पहले कि भाई अब 40 मिनट में 1 घंटे में अपना बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ और मैं ये पूरे कंट्री को अब टेक ओवर करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं, बांग्लादेश को इस चीज का नुकसान होगा या फायदा होगा? जैसे नेबर कंट्री इंडिया के साथ उन्होंने अपना जो उनसे इस टाइम सारे जो उनसे ताल्लुकात हैं फिलहाल रोक दिए हैं, जैसे कि ट्रेन वहां इंडिया से जा रही थी वो रोक दी गई हैं, फिर उसके अलावा जो भी फ्लाइट्स जा रही थी वो इंडिया ने रोक दी। उन्होंने बोला कि जब तक यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हम उनसे नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा नेशन के बारे में कि वो फिर बागैरत एक कौम है। अच्छा, हम शेमलेस कौम है। हमारे साथ चाहे हमें 50,000 बिल आए, लाख बिल आए, हमने वो कहीं ना कहीं से पकड़ के करने हैं। हमने बाहर नहीं निकलना, ठीक है, बस हम शेमलेस कौम है। लेकिन सर देखें ना, कहीं पे अगर मार्शल लगता है या कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की मतलब डेमोक्रेसी खत्म होती है, डिक्टेटरशिप आती है, आपको नहीं लगता वहाँ पे कंट्री बहुत पीछे चला जाता है? बांग्लादेश को बड़ा नुकसान होगा। वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनके जो उनसे जर्नैल है उनने कहा हुआ है कि मैं थोड़ी देर ये जरा सुकून हो जाए तो फिर मैं इलेक्शन करवा लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पे भी जब ऐसी सिचुएशन बनी है ऐसा ही कहा गया था कि भाई देखें इस टाइम सिचुएशन ऐसी है तो हम इसलिए टेक ओवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे और सारे हालात नॉर्मल करेंगे। लेकिन 10 साल एजेंट थी। मैं इसके मुतालिक कुछ अलग सोचता हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रजा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो भी फ्ली करके वेस्ट में चले गए। तो क्या हम ऐसा सोचेंगे कि वो एक वेस्टर्न स्पाई थे या एजेंट थे? तो ऐसा नहीं हो सकता। रही बात इंडिया के साथ जाने की या इंडिया का एजेंट समझने की, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर पिछले चंद एक सालों की हम तारीख उठा के देखें, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत संगीन क्लैशेस होते रहे हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कतई नहीं मान सकता और मैं ये कतई डिड्यूस नहीं कर सकता कि शेख हसीना वाजिद जो है वो एक इंडियन एजेंट थी या फिर उनका भारत के साथ कोई बरह रास्त इस तरह का कुछ कंस्पिरेसी वाली सेंस में लेना देना था। और एक अहम सवाल, एक अहम चीज और ये भी कि इसको आम सतह पे जो लोग हैं वो इसको एक इनकलाब कह रहे हैं। हम इसको इनकलाब नहीं कहेंगे, हम इसको एक बड़ी तब्दीली कहेंगे, एक तख्ता उलटना कहेंगे। हम इसको इनकलाब किस तरह से नहीं कह सकते कि इनकलाब के पीछे एक नजरिया होता है, एक नजरिए के लिए कौम उठ खड़ी होती है। वो नजरिया कम्युनिज्म का हो, वो नजरिया लिबरलिज्म का हो, वो नजरिया इस्लाम का हो, कोई भी नजरिया हो, एक नजरिए के मातहत जब आवाम उठ खड़ी होती है तो हम उसको इनकलाब कहते हैं। और जो कि अपने पिछले जो कि पूरे निजाम से टकराती है, उन्होंने निजाम से नहीं टकराए हैं, ठीक है। वो निजाम नहीं रिप्लेस हो रहा, निजाम वही होगा, उनका मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है, एक नया गवर्नमेंट सेट हो जाएगी, लेकिन निजाम तब्दील नहीं हो रहा। तो हम इसको इनकलाब नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह से लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली तो है और इंडियन एजेंट वो कतई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह मुजम्मिल ने बात की है कि इंडियन एजेंट कहना एक सरासर एक गलती और गलत फहमी है। हर एक जब भी कोई सरबराह मुमलिकत बनता है, जिस तरह कोई हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, देखें नवाज शरीफ साहब को जब आउस्टर हुआ तो ये भी तो जद्दा चले गए, उसके बाद बेनज़ीर थी वो भी लंदन चली गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। इसमें आपके एक ओहदे पर रहते हुए कुछ मुमालिक के सरबराहान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार पैदा हो जाते हैं। यही चीज मैं आपको कहने वाली थी। अब देखिए, इंडिया के हर अपने नेबर कंट्री के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बेशक वो इस्लामिक कंट्रीज हो या बेशक उनका इस्लाम से ताल्लुक ना हो। हमने देखा है कि इंडिया जो है वो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को हमेशा पहले रखता है। हमने अब देखा अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जो है वो बजट अनाउंस हुआ तो उन्होंने उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वो ममालिक जो क्राइसिस से गुजर कर डेवलप हुए हैं उनके लिए एक बजट अनाउंस किया। देखिए, इक़्तिदार में रहते हुए किसी मुल्क के साथ किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे होना ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया की हुकूमत के ताल्लुकात जो है शेख हसीना वाजिद के साथ अच्छे थे तो ये उनके अच्छे सियासतदान होने की निशानी है। मैं इसके मतलब कुछ कहना चाहूंगा कि अगर हम ये सोचें कि पहली बात तो ये कि इंडिया के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया के दो सबसे बड़े जो अहम हमसाए हैं वो पाकिस्तान और चीन है। पाकिस्तान और चीन के साथ उनके बॉर्डर क्लैशेस हैं, आप जानती हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उसके बाद भूटान और नेपाल के साथ भी उनकी प्रॉब्लम चलती रही है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात ये करें कि उनके अपने वो जो है वो दूसरे ममालिक के पीछे हुए ममालिक की जो है मदद करना चाह रहे हैं, उनको जो है उनके लिए उन्होंने बजट मुख्तस किया है, तो आप ये बात तस्लीम करें, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि इंडिया एक बहुत बड़ी रीजनल पावर है।